मुगल बादशाह का दरबार दिल्ली में लगा हुआ था और हिंदुस्तान के दूर दूर के राजा महाराजा दरबार में हाजिर थे। उसी दौरान मुगल बादशाह ने अकड़ते हुए कहा, है कोई हमसे बहादुर इस दुनिया में। इसी बात को मुगल बादशाह ने फिर दोहराया। तीसरी बार उसने फिर खुशी से चिल्लाकर कहा कि है कोई हमसे बहादुर जो हिंदुस्तान पर सल्तनत कायम कर सके। तब जोधपुर के महाराजा रीडमल जी ने कहा, मुगलों में बहादुरी नहीं कुटिलता है, सबसे बहादुर तो राजपूत है। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रे हलकट हंस। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, इंडिया में मुगलों ने राजपूतों को आपस में लड़वाकर हिंदुस्तान पर राज किया है। येड़ा है क्या? बादशाह का मुंह उतर गया। ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वह क्रोध में बोले, बातें मत करो राव, उदाहरण दो वीरता का। रीडमल जी ने कहा, क्या किसी कौम में देखा है किसी को सिर कटने के बाद भी लड़ते हुए? रीडमल बोले, इतिहास उठाकर देख लो, कितने वीरों की कहानियां हैं जो सिर कटने के बाद भी लड़ते रहे। बादशाह हंसा और दरबार में बैठे कवियों की ओर देखकर बोला, इतिहास लिखने वाले तो मंगते होते हैं, मैं भी 100 मुगलों के नाम इतिहास में लिखवा दूं। देखो दोस्तों, इसी प्रकार राजपूत समाज ने अपना इतिहास लिखवाया था इतिहासकारों से पैसे देकर। माँ चूत गई। अब आप ही बताइए कि जीवित योद्धा का कैसे पता चले कि ये लड़ाई में सिर कटने के बाद भी लड़ेगा। तब रोहिणी के जागीरदार वृद्ध ठाकुर बोले, बस इतनी सी बात है, मेरे दोनों बच्चे सिर कटने के बाद भी लड़ेंगे और आप दोनों को ले जाओ दिल्ली दरबार में, ये आपकी और राजपूतों की लाज जरूर रखेंगे। राव रीडमल को घोर आश्चर्य हुआ कि एक पिता को कितना विश्वास है अपने बच्चों पर। तुम्हारे जैसे बेटे है ना, मेरे लंड को फर्क नहीं पड़ता। सुबह जब वे उठे तो दोनों बच्चे अपने अपने घोड़ों के साथ तैयार थे। उसी समय ठाकुर साहब ने कहा, महाराज थोड़ा रुकिए, मैं एक बार इनकी माँ से भी कुछ चर्चा कर लूं इस बारे में। दुम्बा दुम्बा बुम्बा बुम्बा बम्बा बम्बा हाम्बा हाम्बा राम्बा राम्बा काम्बा काम्बा दू एकजन दुष्टु गरु যারা हाम्बा हाम्बा रो रो कर। राव रीडमल ने सोचा कि आखिर पिता का हृदय है, कैसे मानेगा अपने दोनों जवान बच्चों के सिर कटवाने को। कान मारने जैसा। उधर ठाकुर साहब ने ठाकुरानी जी से कहा कि आपके दोनों बच्चों को दिल्ली मुगल बादशाह के दरबार में भेज रहा हूँ सिर कटवाने को। दोनों में से कौन सा बच्चा सिर कटने के बाद भी लड़ सकता है? आप माँ हो, आपको मुझसे अधिक पता होगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यह सुनकर ठाकुरानी जी ने कहा, बड़ा लड़का तो किले और किले के बाहर तक भी लड़ लेगा, पर छोटा केवल परकोटे में ही लड़ सकता है, क्योंकि पैदा होते ही इसको मेरा दूध नहीं मिला था। एक्टिंग कम चूत। लड़ दोनों ही सकते हैं, आप निश्चिंत होकर भेज दो। चुप कर बे कुत्ते। दिल्ली के दरबार में भी आज कुछ विशेष भीड़ थी और हजारों लोग इस दृश्य को देखने के लिए जमा थे। बड़े लड़के को पहले मैदान में लाया गया और मुगल बादशाह ने जल्लादों को आदेश दिया कि इसकी गर्दन उड़ा दो। तभी बीकानेर के महाराजा बोले, ये क्या तमाशा है, राजपूती इतनी भी सस्ती नहीं हुई, लड़ाई का मौका दे दो और फिर देखो कौन बहादुर है। बादशाह ने खुद के सबसे मजबूत और कुशल योद्धा बुलाया और कहा, ये जो घुड़सवार मैदान में खड़ा है इसका सिर काट दो। 20 घुड़सवारों का दल रोहिणी ठाकुर के बड़े लड़के का सिर उतारने को लपका और देखते ही देखते उन 20 घुड़सवारों की लाशें मैदान में बिछ गई। दूसरा दस्ता आगे बढ़ा, उसका भी यही हाल हुआ। मुगलों में अब घबराहट और झुरझुरी फैल गई। इसी तरह बादशाह के 500 सबसे खास योद्धाओं की लाशें मैदान में पड़ी हुई थी और उस वीर राजपूत योद्धा के तलवार की एक खरोच भी उसे नहीं आई। यह देखकर मुगल सेनापति ने कहा कि 500 मुगल बीवियां विधवा कर दी आपकी इस परीक्षा ने। बादशाह सलामत, अब और मत कीजिए हुजूर, इस काफिर को गोली मरवाइए, ये तलवार से नहीं मरेगा। शर्म आनी चाहिए आपको, आप पढ़े लिखे हैं कि क्या है? कुटिलता और मक्कारी से भरे मुगलों ने उस वीर के सिर में गोलियां मार दी। सिर के परखच्चे उड़ चुके थे, पर धड़ ने तलवार की मजबूती कम नहीं करी और मुगलों का कत्लेआम खतरनाक रूप से चलता ही रहा। बादशाह ने छोटे भाई को अपने पास निहत्थे बैठा रखा था और यह सोचकर कि यदि ये बड़ा बहादुर निकला तो इस छोटे को मैं अपनी जागीर देकर सेना में भर्ती कर दूंगा। लेकिन जब छोटे ने यह अन्याय देखा तो उसने झपट कर बादशाह की तलवार निकाल ली।
उसी समय बादशाह के अंगरक्षकों ने उसकी भी गर्दन काट दी। फिर भी वह छोटा बच्चा धड़ और उसका धड़ तलवार चलाता गया और अंगरक्षकों समेत मुगलों का काल बन गया। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? बादशाह यह देखकर भागकर कमरे में छुप गया और बाहर मैदान में बड़े भाई और अंदर परकोटे में छोटे भाई का पराक्रम देखते ही बनता था। हजारों की संख्या में मुगल घायल हो चुके थे और मारे जा चुके थे। अभी आगे का कुछ पता नहीं था। बादशाह ने तब चिल्लाकर कहा, अरे कोई रोको इनको। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते।